आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी बड़ी नज़र। लेकिन शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े ख़तरे से, हम आलमी जंग से ही शुरुआत कर रहे हैं। और आज की ख़बर में सबसे पहले बताते चलें कि दुनिया में वर्ल्ड वार का फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर को भी कहा जाता था, इसराइल को भी इसकी बड़ी वजह कही जाती है। और एक वक्त ये भी था कि कहा जाता था कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान हो रही जंग भी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। आसार यही बताते हैं, हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। और इन्हीं हालात और आसार के बीच में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग अरूज पर है। कहा जाता है कि 250 के करीब अब तक सिविलियन लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। रशिया आज़रबाईजान से लेकर आर्मीनिया तक बड़े शहरों पर गोलाबारी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में शिद्दत की लड़ाई चल रही है, आर्टिलरी फायर हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के 3 बड़े शहरों को भी निशाना बनाया है। गाजा के शहर पर भी कल गोलाबारी हुई है और आबादी वाले इलाकों में हुई इस गोलाबारी से आम इंसानों का नुकसान हुआ है। फ्रंट लाइन पर न सहाफ़ी पहुंच सकते हैं, न कोई और असली रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है। और ख़बरें ये भी हैं कि आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने भी अब अपने आप को फ़ौज के लिए वक़फ़ कर दिया है। गोले बरसाए जा रहे हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ाई एक छोटे से शहर काबारा के लिए है और ये निकारानो के लिए है, निगोरानो का शहर। और ये निगोरानो का शहर बताया जाता है कि दोनों मुल्कों के लिए तनाज़ा, और ये तनाज़ा दुनिया का बड़ा तनाज़ा बन सकता है। जियोग्राफिकली तौर पे दोनों ममालिक रशिया का हिस्सा रहे हैं और 80 के अशरे में रशिया के टूट जाने के बाद इनको आज़ादी मिली थी। आज़रबाईजान के बारे में मालूम यही होता है कि लगभग 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और आर्मीनिया के बारे में यही है कि क्रिश्चियन लोगों की आबादी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दोनों ममालिक मजहबी तौर पे किसी मुल्क मजहबी ममालिक नहीं है, दोनों में जमहूरियत है। लेकिन इसी जमहूरियत के बीच में ये जो छोटा सा शहर है निकोरानो का शहर, ये निकोरानो का तनाज़े की वजह बना हुआ है। निकोरानो के शहर को लेकर जो तनाज़ा है, और इस तनाज़े में अब कहा जाता है कि तुर्की बराह रास्त उतर चुका है। पाकिस्तान के भी इशारे मिल रहे हैं कि वो भी उतरा हुआ है और दुनिया के कुछ और ममालिक भी इसमें उतरे हैं। ये भी कहा जाता है कि रूस के उतर जाने के बाद आलमी जंग छिड़ जा सकती है। लेकिन कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे हैं कि रूस के दोनों ममालिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए शायद उसका इस जंग में बराह रास्त उतरना मुश्किल सी बात है। ईरान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ईरान भी सारे मामले में कहीं न कहीं बातचीत पर जोर दे रहा है और रशिया को ट्रैक 2 पे लाने के लिए बातचीत कर रहा है। और रशिया के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर रूस उतरा, अमेरिका उतरेगा, चीन उतरेगा। फिर चीन जब उतरा तो फिर दुनिया ब्लॉकों में तकसीम हो जाएगी और ब्लॉकों में तकसीम होने के बाद आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग दुनिया पर काले बादल ज़रूर मंडला ही देगी। ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग, और इस जंग के दौरान क्या कुछ तबाही निकल के आती है वो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन जंग के बादल हिंदुस्तान और लद्दाख चीन के दरमियान भी हैं और लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी में अब की बार 12 तारीख को हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बातचीत भी हो सकती है। और उधर से खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ढांचे तामीर कर रहा है, सोलर गैस और खीमे लगाए जा रहे हैं और चीनी जानिब की फ़ौज की जानिब से बैरक्स और बारीक तोपखाने भी नस्ब किए जा रहे हैं। ताहम इधर से बताया यही जाता है कि किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए फ़ौज पूरी तरह से तैनात है और फ़ौज को हर जगह तैनात भी रखा गया है और फ़ौज किसी भी महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने भी इस बात की तस्दीक की है कि चीनी अफवाज का मुकाबला करने के लिए फ़ौज पूरी तरह से तैयार है। फ़ौज पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान आए रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी होती रहती है और इस गोलाबारी में आम तौर पे आवाम का नुकसान भी होता है। इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में लोग रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कसम पुरसी के आलम में गुजरती रहती है और ख़ास तौर पर पुंछ राजौरी और पुंछ राजौरी के साथ साथ उड़ी, गुरेज, मत्स्य
मुश्किल, इन सभी सेक्टरों में फौज अवाम का जीना मुश्किल हो पाता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी बंकर्स पर मुनहसर होती है और सरकार ने कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में बंकर बनाने का ऐलान भी किया, कभी कुछ बनाए भी, लेकिन मुकामी लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया। उड़ी के इलाकों में बंकरों की अहमियत वही लोग जानते हैं जो उन गोलाबारी में उस इलाके में रहते हों, और उड़ी के लोग भी बंकरों की मांग बार बार करते रहे हैं और उनकी भी यही मांग है कि गोलाबारी से अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो बंकर्स हैं। लेकिन इन बंकर्स को तामीर करने के लिए सरकार ने कभी भी मुस्बत कदम नहीं उठाए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पर रहने वाले लोगों की ज़्यादा आबादी काश्तकारी पर ही मुनहसर करती है और उन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दौरान इस कामकाज में मुश्किल भी आती है और मुकामी लोग बार बार इंतज़ामिया से अपील करते रहें कि उनके इलाके में बंकर बनाए जाएं। और उड़ी के लोगों ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से रियासत के एलजी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि उनके इलाके में बंकरों की अशद ज़रूरत है। और इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल का जो हाल है, जो माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस दौरान उनके लिए बंकर्स की अहमियत और इफादियत को समझते हुए उनकी ज़िंदगी बचाने के इकदाम किए जाएँ। जो लेफ्ट साइड में है ये गिरजा गली है, ये पाकिस्तान वाले की पोस्ट है। अब जो लेफ्ट राइट साइड में है वो इंडियन आर्मी है। हाँ, तो राजपूत यहाँ पर जो भी इंडियन आर्मी या बाहर से मिसाल गोला आते हैं तो हमारा यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होता है। ना यहाँ पर बैंकर है, ना कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। हमारे माल पेवेशी, हमारे बच्चे, हमारे सब लोग यहाँ पर खतरे के दाने पर हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, कम से कम हमें यहाँ पर बैंकर होना चाहिए और जिसकी वजह से हमारी जान क्या महफूज रहे। जब गोला बरसते हैं तो वो तो हमारी जान जानती है कि मिसाल हमारे ऊपर क्या होता है। हार्ट अटैक होता है मिसाल छोटे बच्चों को, बड़ों को भी। अमन हो, सुकून हो, चैन की ज़िंदगी में बसर हो, क्योंकि जब लड़ाई या शेलिंग होती है उसमें मैक्सिमम बॉर्डर के लोग उसमें क्या मुलविस होते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में रहने वाले लोगों की अपील। लेकिन मच्छिल भी लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जहां गोलाबारी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां के लोग बंकरों के साथ साथ दूसरे कई मामलात से परेशान हैं। एक मामला जो कल एलजी साहब वहां गए हुए थे, जो दौरान रियासत के एलजी ने कई मामले वहां पे मौके पर ही निपटाने के अहकाम भी दिए, लेकिन उसके बाद भी लोग बता रहे थे कि बुनियादी सहूलियात का पूरे इलाके में फुकदान है। वहाँ हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए मच्छिल के लोगों ने बताया कि ना वहाँ की सड़कें सही हैं, ना वहाँ के इलाके की आबादी के लिए पीने की पानी की सहूलियतें, हेल्थ स्ट्रक्चर तो डूबा हुआ है। और फिर कनेक्टिविटी में जहां कल गवर्नर ने तो अहकाम दिए हैं, वहीं ये भी बताया गया था कि कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी का हाल काफ़ी ख़राब है और वो भी बता रहे थे कि बात पहुंचाने की ज़रूरत है। वे एलजी साहब ने बोला यहाँ पे हमने बिजली का इनाग्रेशन किया और यहाँ पे 9 पंचायत है सर, 9 पंचायतों में से 2 में बिजली चल रही, बाकी आगे 7 कहाँ जाएंगे सर। तो टावर की बात बोले सर यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा है, बोल रहे हमने टावर दे दिया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। अब यहाँ की अंदरूनी रोड है उनको देखिए सर, बिल्कुल ख़राब है, खस्ता हाल है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे एक बैंक है जहाँ से मुश्किल शुरुआत हो रहा है, वहाँ पे एक बैंक का शाख लगा JNK के बैंक, पूरे 9 हल्कों में कोई और बैंक है नहीं। तो हेल्थ सर देखिए, हेल्थ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जीरो है सर। क्या चाहते हैं हमारे गाँव में बैक टू विलेज 3 हुआ सर, बैक टू विलेज 1 कहाँ गया सर? कुछ हमने डिमांड दी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ सर। बैक टू विलेज दूसरा फेज हमने डिमांड दी, कहाँ है नहीं। अब तीसरा हो रहा है सर 14th FC, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो 15th FC कहाँ से आ गया? तो जा कहाँ रहे ये पता करना चाहिए। लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है, जा कहाँ रहे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों की अपील, ख़ास तौर पे मच्छिल के लोगों की अपील, मच्छिल की वो खूबसूरत वादी जहाँ ज़िंदगी गुजारनी तो वैसे भी मुश्किल होती है और जब यहाँ पे गोले गिरते हूँ तो ज़िंदगी की कदर कीमत यहाँ मालूम हो ही जाती है। वहाँ के लोगों की अपील। लेकिन शहरों में भी कुछ और फुकदान है, शहरों में फुकदान ही फुकदान, और उस फुकदान पे बात करेंगे। लेकिन शहरों में सियासत भी है और सियासत में आने वाले इंतखाबात सारे फरिश्ते हैं। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने की सरकार पर तोल रही है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होंगे, पंचायती इंतखाबात की तारीखें भी मुकर्रर की जा चुकी हैं और जम्मू कश्मीर
कश्मीर में क्या इंतखाबात कब और कैसे होंगे, इसके लिए कोई तारीख मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन सियासत गर्म होने लगी है। और क्या जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें यूटी में इलेक्शन लड़ेंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। कोई किसी के हवाले से कोई किसी तरह की बात करता है और किसी और के हवाले से किसी और तरह की बात करता है, लेकिन सियासी जमातों में पीडीपी भी है। और पीडीपी के दफ्तर पर आज पीडीपी के सीनियर लीडर को खिराज अकीदत अदा करने के लिए एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान पीडीपी के इस इजलास में पीडीपी के लीडरान को, सीनियर लीडर को, जो पिछले दिनों कोविड की वजह से ज़िंदगी की जंग हारे के लिए दुआई मगफिरत भी अदा की गई। लेकिन इसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सवाल इंतखाबात का है और इंतखाबात में पीडीपी का क्या रोल रहेगा, तो जवाब पीडीपी के सीनियर लीडर ने कुछ इस तरह से दिया। इनका सिर्फ एक मकसद ये है कि यहाँ जो इलेक्शन ये करेंगे, बाकी जो पार्टीज यहाँ हैं उनको दबा के रखेंगे और खुद ये कोशिश करेंगे यहाँ सरकार बनाने की, जैसे इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई। अफसोस की बात है कि यहाँ का हर एक, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बिजनेसमैन है, मजदूर है, रेड़े वाला है, टैक्सी वाला है, ड्राइवर है, कोई भी है, इस वक्त वो परेशान हाल है। और वो क्या इलेक्शन करे? कौन सा इलेक्शन करेंगे डिफेंस मिनिस्टर साहब? कौन सा इलेक्शन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वी डोंट वांट स्टेटहुड। पीडीपी नहीं चाहती। पीडीपी चाहती है 4 अगस्त 2019 को जो पोजीशन थी वो पोजीशन बहाल होनी चाहिए। नहीं हुआ। जहां तक अब इलेक्शन का सवाल है, हमारे प्रेसिडेंट बंद है, हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है उससे। 2 बार हमने ये एप्लीकेशन की कि हमें मिलने दिया जाए, सिर्फ 4 लोगों ने, 4 लीडरों ने अभी तक हमें मिलने नहीं दिया। हम उनके साथ मशवरा करेंगे, जब वो बाहर आएंगे उनके साथ बैठ के एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल बैठेगी, वो फैसला करेगी कि क्या हम इलेक्शन में अगर होने वाला है क्या हम उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तब तक हम कोई फैसला नहीं कर। माना कि पीडीपी इन इंतखाबात के लिए फ़िलहाल तो कोई फ़ैसला नहीं कर चुकी है, लेकिन आसार पीडीपी के अंदर के यही बता रहे हैं कि वो इन इंतखाबात से शायद दूर रहेंगे। और पीडीपी के साथ साथ देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोशी इख्तियार किए हुए है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ साफ जाहिर है कांग्रेस भी अभी चुप्पी है, बीजेपी तैयारी कर रही है और अपनी पार्टी भी सर तोल के आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल, मुद्दा सबसे बड़ा यही रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की क्या हिकमत अमली होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुर्सी मिलनी चाहिए, जिस भी हाल में हो मिलनी ज़रूरी है, और उसके लिए ना यूटी देखा जाएगा, ना स्टेट देखा जाएगा, ना 4 अगस्त देखा जाएगा, ना 5 अगस्त की बात की जाएगी। लेकिन पीडीपी के हवाले से भी कुछ लोग यही कहते हैं कि मामला कहीं न कहीं अब उस लीडर पर है जो फ़िलहाल नज़रबंद है, फ़िलहाल कैद में है, उसके आने के बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन पीडीपी के भी बहुत से लीडर बेताब हैं इंतखाबात के लिए, मान रहे हैं कि इंतखाबात हों तो तब बात बन सकती है। ये सियासत के पहलुओं पर हमारी नज़र, लेकिन अवामी मसाइल और अवामी मसाइल में पानी की परेशानी, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जिसे पुराने ज़माने में स्टेट की हिस्ट्री बदलने से पहले पीएचई डिपार्टमेंट कहा जाता था, और जब स्टेट बदली, यहाँ का स्टेट का बाइफर्केशन हुआ, यहाँ यूटी बनी, तो तब इसका नाम जल शक्ति यानी पानी की ताकत का नाम दिया गया। लेकिन पानी की ताकत का नाम दिए जाने के बावजूद पानी अपनी ताकत, ये महकमा अपनी ताकत भी कुछ नहीं दिखा सका है। वादी कश्मीर के शुमाल और जनूब में हर तरफ हाहाकार मची हुई है पानी की परेशानी, और इस पानी की परेशानी में हर तरफ कहा जाता है कि 2020 जहां परेशानियों का साल रहा, दुनिया भर में कोविड के डर रहा, दुनिया भर में आलमी जंग का ख़तरा रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में पानी की परेशानी का ख़तरा हर वक्त सर पे ही रहा। और जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पे कश्मीर वादी में पानी की परेशानी के लिए लोगों ने अक्सर मुजाहरे भी किए। श्रीनगर शहर को सप्लाई करने वाला पानी का मेन सोर्स, एक उसके में ख़राबी आई है, वो पिछले साल आई थी। सरकार भी जानती है, पीएचई डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी जानता है, लोग भी जानते हैं, लेकिन महकमा आज तक पानी की उस सप्लाई लाइन को बहाल नहीं कर सका है। टेंडर्स भी फ्लोट किए गए हैं, कुछ हल्का फुल्का काम भी चल रहा है, 1-2 मजदूर काम भी करते हैं, कभी महीने में, हफ्ते में या साल में वहाँ इंजीनियर भी जाता होगा। लेकिन असल में यही है, परेशानी आवाम को रही है। शहर ख़ास के ऊपरी इलाकों में पानी नहीं है, दूर दूर के इलाकों से उन्हें पानी लाना पड़ता है। कभी पीएचई डिपार्टमेंट
कुछ हो जाए तो तब वो वहाँ पे टैंकर भेज देते हैं, लेकिन ओवरऑल लोग यही कहते हैं कि पानी नहीं है। शहर ख़ास के निचले इलाकों को छोड़ के देखा जाए तो शहर के बिमना के इलाके में कल 24 घंटों के लिए कोई पानी नहीं था। और श्रीनगर के छानपुरा और नटीपुरा के इलाके में भी लोग कहते हैं बहुत वक्त हुआ जब उनके नल से पानी गुजरा करता था। और श्रीनगर के बटमालू के इलाके भी यही कहते हैं कि पानी नहीं है। और पानी की परेशानी दूर दराज के इलाकों में भी है और दूर दराज के इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। सोपोर वुलर झील के किनारे पे आबाद है, वहाँ पर भी पानी की कमी है। दरिया जहलम बारामूला से गुजरता है, पानी वहाँ भी नहीं है। और बांडीपुरा ज़िले में एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर भी है, वहाँ पर भी पानी नहीं है। और शहर में डल हो या दरियाई जहलम, सब कुछ होते हुए भी जल शक्ति डिपार्टमेंट को पानी हो रहना पड़ता है। और पानी किसी परेशानी में इन दिनों जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे, हर जगह लोगों ने सवाल उठाए, इलाकों में पानी नहीं है। इन बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान वादे भी किए गए, लेकिन शायद कहा जाता है कि सरकार के वादे जब पूरे होते तो फिर कश्मीर का ये हाल नहीं होता। कि हमें पानी चाहिए और ये बात हमारी आगे पहुंची जाए डिप्टी कमिश्नर साहब से और मोदी साहब से पहुंची, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हम जल टू टल पानी देंगे, लेकिन अभी तक वो भी आया नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि ये हमारी बात जो दिल्ली तक पहुंचाई जाए ताकि हमारी दरीनी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि आज तक हमारी किसी ने बात सुनी नहीं है। जो भी मुलाजिम यहाँ पर आता है वो टाल मटोल करता है। और ये हमारी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुश्किल हालात में इस वक्त हमारे पास आए। हमारा इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हमारे पास पानी नहीं है, कि हम इस धूप में इस वक्त हमारे ये बीवी बच्चे जो भी हैं, इस वक्त हमें यहाँ से पानी लाने के लिए अगर जाएं तो 7 किलोमीटर दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। हमारी एक स्कीम जो मंजूर हुई वो ना होने के मंजूर है इस वक्त की, लेकिन आज तक जो इस वक्त हम जिसके पास जाएं हालातों की वजह से हमारे पास कोई आता नहीं है। पानी की परेशानी हर जगह से आ रही है, सब इलाकों की हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन पानी की परेशानी हर जगह से। लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम भी चल रहा है और सरकार की इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान सरकार को कई जगह अवामी मामलात भी देखने का मौका मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार घर तक पहुंच रही है, अवाम में भी खुशी है। और जब अफसर घर के नज़दीक पहुंचे तो साफ जाहिर है लोगों में खुशी होगी। और इसी मामले को लेकर फैरोजपुरा टंगमर्ग में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान चौधरी शब्बीर अहमद ने यहाँ पे अवामी मामलात को समझने की कोशिश की। कुछ मामलात को मौके पर समझते हुए समझाया भी और समझाते हुए निपटाया भी। कुछ के हवाले से ये भी बताया कि सरकार तक बात पहुँचाएगी। चौधरी शब्बीर अहमद और उन्होंने टंगमर्ग के फैरोजपुरा से लेकर दूसरे इलाकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान कई चीज़ों का मायना भी किया, बैठकें भी लगाई, मजलिस भी सजाई। टंगमर्ग के साथ साथ रिजलू कुंड में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ। इंतज़ामिया भी वहाँ पर पहुँची हुई थी और इंतज़ामिया बुनियादी मामलात को समझने की कोशिश कर रही थी। और मिरगुंड पट्टन में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर अमूर सारफीन मौजूद थे और अमूर सारफीन के डायरेक्टर ने यहाँ मामलात सुने, सुलझाए, समझाए, तीनों पहलुओं पर नज़र रखी। और इसके साथ साथ यहाँ उन्होंने खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से नौजवानों को तरगीब देने की कोशिश भी की, खेल सामान भी बांटा और ये भी बताया कि चुस्त बॉडी में चुस्त जहन बन सकता है। हम यहाँ पे ये जो सिंहपुरा ए है इस पंचायत में कल से हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने कल से यहाँ पे शुरू करी हैं। ये हमने विज़िट किया है, यहाँ पे पंचायत घर है, इसी तरह यहाँ पे आपका PHC सेंटर है, यूनानी डिस्पेंसरी है, इसी तरह आपका ये है क्या बोलते हैं ICDS सेंटर्स हैं, स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो इन पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन भी आप खुद देख रहे हैं। और आज का दिन हमने रखा है, आज हम डाटा कलेक्शन और ये सर्विस डिलीवरी आपने खुद देखा कि यहाँ पे हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लोगों को दे दी और इनकम सर्टिफिकेट दे दी। और दिस इज़ ए फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट का शोकेस करने के लिए कि यू आर गेटिंग डोर स्टेप डिलीवरी। कुंड केल्लम में डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट काजी सरवर ने अवामी दरबार लगा रखा था और इस अवामी दरबार के दौरान अवामी मामलात को समझाया गया और सुलझाया गया। और इस दौरान ये भी बताया गया कि मामलात और अवाम को परेशानियां बहुत हैं और उनमें से कुछ परेशानियां तो बैक टू विलेज के दौरान दूर की जा रही हैं, कुछ को आगे भी किया जाएगा। आपको पता ही है गवर्नमेंट का ये पूरे है, मतलब इन्होंने एक कैंपेन डाली है गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है कि हर किसी पंचायत हल्के में कम से कम खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, छोटा ही हो मगर प्लेग्राउंड होना चाहिए क्या, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ खेले। तो
खेल कूद के लिए जो फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अपने नशोनुमा के लिए, अपने हेल्थ के लिए, फिजिक के लिए, वो ज़रूरी है। और चलिए नाज़रीन, आपको बताएं, संडे मार्केट श्रीनगर का एक मशहूर बाजार है, एतवार की दिन पे लगता है, लेकिन संडे मार्केट की तरगीब आज सरकारी महकमे भी अब लेने लगे हैं और श्रीनगर में बायर सेलर मीट संडे मार्केट के तर्ज पर भी हो सकती है। और अमूर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद का मानना है कि इस माह की 11 तारीख को उनके दफ्तर वाक़ राजबाग में संडे मार्केट की तर्ज पर भी बाज़ार सजाया जाएगा और इस प्रोग्राम से बाग मालिकान को न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आम शहरियों को भी अच्छी क्वालिटी का मेवा दस्तयाब होगा। और बाग मालिकान के लिए बकौल एजाज अहमद ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि अब की बार फसलें जो हैं, बागात का मेवा जो है वो बाहर की रियासतों तक पहुंचाने में जहां दिक्कतें, वहीं जो सेब बचेगा, जो मेवा बचेगा, उसको श्रीनगर में संडे मार्केट के तर्ज पर बाज़ार में लाया जाएगा। हम हर संडे को तकरीबन कोशिश करेंगे कि फ्रूट मार्केट शुरू करने की। हमारा यहाँ जो राजबाग हार्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से हम इंशाल्लाह 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। पहला शो जो होगा ये विद जो हमारे सी स्टोर है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है और ये सुबह 10 बजे से चलेगा। 11 अक्टूबर से दिन भर चलेगा और आने वाले जो संडेज़ होंगे उनमें भी ये फ्रूट अवेलेबल रहेगा, फ्रेश फ्रूट भी रहेगा और ड्राई फ्रूट भी रहेगा। हमारी गुजारिश रहेगी हर एक से जो भी इसको ख़रीदना चाहेगा, फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट। और बच्चों को भी परेशानी है। शोपिया में 11वीं जमात के बच्चों का एहतजाज, खामोश एहतजाज, और ये बच्चे बोर्ड हुकाम से अपील करे थे कि उन्हें भी प्रमोशन दी जाए, क्योंकि न पढ़ा न पढ़ाया गया, न हालात थे, न मौके थे, न वसाइल थे और सारे के बीच में वो कुछ कर नहीं सकें। इसलिए अगला क्लास बिना पढ़े बिना पढ़ाए मिलना चाहिए, जिस तरह दूसरों को दिया, जिस तरह पिछली बार दिया। कोविड पैंडमिक के दौरान हम 3 महीने घर में ही रहे। हमें कोई पढ़ाई का जो सहूलियत है वो हम तक नहीं पहुंची। फिर ऑनलाइन क्लास आए, लेकिन हम दे सकते थे, लेकिन जो फॉल फ्लाइंग एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और वो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे थे। हम ये जेके बॉस से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मास प्रमोशन की जाए। एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, 80% से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और यहाँ पे 2G स्पीड है और शोपियान में तो अक्सर नेट बंद ही रहता है, इसीलिए हमने मतलब ऑनलाइन पे भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कोई फ़ायदा है हमें फ़ोन से, और बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चले, पुंछ की पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल बरामद करते हुए मोबाइलों को मालिकान के हवाले भी किया है। और SSP पुंछ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुंछ में मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल चोरी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम तश्कील दी, चोरों को मोबाइलों समेत पकड़ा गया और उसके बाद मोबाइल मालिकों के हवाले भी किए गए। जो 16 मोबाइल्स हैं वो रिकवर कराए हैं। आज उसी का एक फंक्शन था यहाँ पे। जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको वो मोबाइल जो है वो वापस लौटाए हैं। और ये जो मोबाइल है ये मतलब काफ़ी कभी कोई जम्मू से भी मिले हैं, कोई रजौरी से मिले हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एक गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो अपने मोबाइल का जो है वो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डाटा भी रहता है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और कभी उसका जो है वो मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मोबाइल को संभाल के रखें और गुम ना होने दें। और इन केस किसी का कोई गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है तो वो हमें आकर रब्ता करें, पुलिस स्टेशन में करें या DSP ऑपरेशन साहब के पास करें, ताकि हम जो हैं वो उसमें मेहनत करके उस मोबाइल को ढूंढ निकालें, जैसे कि आज हमने यहाँ किया है। तो ये था हमारा आज तक का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।